बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो 2011 में फर्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ठीक है, दैट इज नोन एज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी किसने दी, इसके पास्टुलेट्स क्या हैं, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, वो हर चीज हमने सीखनी है। ठीक है, वन बाय वन हम हर चीज सीखेंगे। तो जरा देखिएगा, हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है और कैसे कैसे हमने पढ़नी है वो हमने देखना है। तो सुनिएगा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हम लोग कहते हैं मैक्स प्लांक proposed a theory of emission and absorption of radiation। इसने थ्योरी पेश की जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, एमिशन पढ़नी है हमने और क्या पढ़नी है, एब्जॉर्प्शन पढ़नी है। ठीक है, जिसमें रेडिएशन एमिट होती है वो बताई जाएंगी कि कैसे एमिट होती हैं, और एब्जॉर्ब होती हैं तो वो बताई जाएंगी कि कैसे एब्जॉर्ब होती हैं। लीजिए, अब चंद एक इसके पास्टुलेट्स हैं जिस पेज पे हमें समझ आएगी कि रेडिएशन कैसे एमिट हो रही है, रेडिएशन कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कि इसने क्या उसके बारे में बातें की हैं। तो इसने तकरीबन 3 के करीब पास्टुलेट्स दिए हैं, तो वो हम लोग पास्टुलेट पढ़ने जा रहे हैं। पहला पास्टुलेट, ठीक है, पास्टुलेट नंबर 1 में क्या कहा गया, एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be, सॉरी यहां पे ये नहीं आएगा, ये तो ला आ गया ना उसका। एनर्जी emitted from the एटम, जो एनर्जी एटम से क्या होती है, एमिट होती है। ठीक है, और एब्जॉर्ब by the atom in always discontinuous way and not continuously, and release in the form of small energy packets, discrete units, packets called quanta, which in terms of light is called
फोटोन। अगर लाइट चल रही है तो उसी क्वांटा को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। तो इसलिए ये बात को जरा ध्यान से समझ लेना है। पहला कहा गया किस वे से निकलती है, डिसकंटिन्यूअस वे से। किसकी फॉर्म में निकलती है, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में। एनर्जी पैकेट्स को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, ठीक है। और क्वांटा अगर लाइट का हो तो उसे क्या कहते हैं, फोटोन। अब इसे क्या कहते हैं, फोटोन। अब इसका जरा चक्कर समझ लेना। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एटम है जो इसने सपोज किया, जो इसने प्रपोज किया है ना कि हमारे पास कोई भी क्या है जी, एटम है। अब उसमें एनर्जी कैसे निकलेगी, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक क्या होता था कि एटम घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसके गिर्द अपनी एनर्जी यूज करता है, यूज का मतलब रिलीज करता 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 अल्टीमेटली किसमें गिर जाता है, न्यूक्लियस में। लेकिन प्लांक्स क्वांटम की थ्योरी ने ये कहा कि जो एनर्जी निकलती है ना वो कॉन्टिन्यूअस वे से तो निकलती नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस वे से निकलेगी तभी तो वो जाके न्यूक्लियस में गिरेगा ना, ठीक है। वो नहीं गिरता। वो होता क्या है, कुछ नहीं है। वो कहता है कि लेट्स सपोज दैट कि ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लाइट पड़ी है या एनर्जी आई है या कुछ भी आई है, ठीक है। तो इसने एनर्जी लेकर जंप कर जाना हायर शेल में। किधर चले जाना है, हायर शेल में, यानी कि E1 से भागकर किधर चले जाना है, E2 में, क्योंकि हमने इसे क्या दी है, एनर्जी। जब ये E2 में चला गया, ये इसका अपना घर है तो है नहीं, तो ये किधर को यूटर्न मारेगा, दोबारा पहले पर। दोबारा किधर यूटर्न मारेगा, पहले पर। जब पहले पर मारेगा तो जाहिर बात है जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वही एनर्जी क्या कर देगा, एमिट कर देगा। वही एनर्जी क्या कर दी, एमिट। अच्छा, होगी एमिट। कितनी होगी, इतनी। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, अब तो नहीं एमिट होगी। अब जब जंप मार के ऊपर रहेगा फिर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी ना। जंप कैसे एब्जॉर्ब होगी, तो यहां पे एब्जॉर्ब हो रही है। अब ये समझना है, ना एब्जॉर्ब और ना एमिट दोनों ही कंटिन्यूअसली नहीं होनी, इसलिए ये जरा कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हायर एनर्जी पे एक्साइट कर गया। जब ये एक्साइट कर गया तो जाहिर बात है कि इसकी अपनी जगह नहीं है, इसकी अपना क्वांटा नहीं है, इसने दोबारा रिवर्स वापस आना है। इस वजह से जैसे ही ये वापस आएगा, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की उतनी एनर्जी क्या कर देगा, एमिट कर देगा। जब ये एमिट करेगा तो ये फिर ग्राउंड स्टेट पे आ गया। अब जब ग्राउंड स्टेट पे आ गया यानी कि नीचे आके बैठ गया, अब ये ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी एमिट करेगा। दोबारा से एनर्जी आएगी, एब्जॉर्ब करेगा, फिर नीचे आने के लिए एमिट करेगा। इसका मतलब एब्जॉर्ब होती है, ऊपर जाता है, देन एमिट होती है। जब एमिट हो रही है तब एब्जॉर्ब नहीं होनी, जब एब्जॉर्ब होनी है तब एमिट नहीं होनी। तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस तो हो नहीं सकते, एब्जॉर्ब होगी एमिट होगी, एब्जॉर्ब होगी एमिट होगी। इसका मतलब है कि मैं देखूं यहां पे जब ये एब्जॉर्ब हुई है यानी कि वो रेडिएशन निकली हैं, फिर बाद में रेडिएशन निकली कोई, फिर अपना एमिट हुई है तो बाद में एब्जॉर्ब होने लग पड़ी। तो जब एब्जॉर्ब होगी तब एमिट नहीं हो रही, गैप आ जाएगा, फिर एमिट हो जाएगी, गैप आ जाएगा, फिर एमिट हुई, गैप आ जाएगा, फिर एमिट हुई, गैप आ जाएगा, फिर एमिट हुई। इस तरह छोटी छोटी रेडिएशंस निकलती हैं, एनर्जी की रेडिएशंस निकलती हैं। ये थोड़ी सी एनर्जी निकली, फिर नहीं निकली, फिर एब्जॉर्ब होने के चक्कर में पड़ गया, फिर एमिट होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर एमिट होगी, फिर एमिट होगी। छोटे छोटे इसके यूनिट्स जो है ना वो क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो डिसकंटीन्यूअस वे से एमिट हो रहे हैं। इस एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा। इस एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। और अगर ये लाइट की फॉर्म में हो, अगर रोशनी की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ लाइट, अगर एनर्जी की बात हो रही है तो सिर्फ क्वांटा कहेंगे, और अगर लाइट की बात हो रही है तो उस क्वांटा का नाम क्या हो जाएगा, फोटोन। क्लियर। तो अगर आसानी से बोले तो हम कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी एमिटेड नॉर बी अब्सॉर्ब्ड इन कंटीन्यूअस वे बट इन डिसकंटीन्यूअस वे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और किसके फॉर्म में, क्वांटा, ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी यूनिट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं वो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटा ऑफ रेडिएशन is directly proportional
proportional to the frequency of photon या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेज कह लें या अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कह लें, जो मर्जी आप कह लें हमें मंजूर है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो, इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी को पता क्या लिखते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ये म्यू क्या बना है, म्यू को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। म्यू को हम क्या टर्म कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी टर्म कर रहे हैं। अच्छा मतलब कि इसको लिखना कैसे होता है वो सुन ले जरा। ऐसे v लिखकर जो दूसरा हिस्सा है उसे ले जाते आगे से इधर को मोड़ देना, ठीक है, इधर को टर्न कर देना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का आपस में कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। क्या कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, तो तीसरा जो उसने कहा, एनर्जी एब्जॉर्ब और emitted by body या by substance only in the form of, किस फॉर्म में निकलती है, फोटॉन्स या क्वांटा। ठीक है, तो हम लोग इसकी एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं, वो किस फॉर्म में रिलीज होगी, जरा सुनिएगा कि E इज इक्वल टू एच म्यू, हम इसे कह सकते हैं बिल्कुल। क्यों, ये हमारे पास है जी म्यू और यहाँ पे E है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इनके दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगाया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, एनर्जी का। यहां से E क्या है, म्यू क्या है और H क्या है, ये तीन चीजें। E आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटा, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फिर क्वांटा। और H क्या है, इसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6622 इंटू 10⁻⁻34 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जॉल इंटू सेकेंड, जॉल इंटू सेकेंड। ठीक है जी, ये है हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसे डिफाइन भी करते होते हैं कि ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। वो क्या है वो जरा सुनिएगा। हम कहते हैं इट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये इन दोनों की किसके बराबर है, रेशियो के बराबर है। मसलन इसका मतलब क्या है, H इज इक्वल टू E ओवर म्यू, H इज इक्वल टू E ओवर म्यू। ठीक है, तो यहां पर E ओवर म्यू, E एनर्जी और V क्या होगी, म्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां पे ये म्यू इसके बटे में आ गया तो E ओवर म्यू बनता है।
ओके, तो ये आ गया हमारे पास, तीन पास्टुलेट्स आ गए। तो पहले पास्टुलेट के मुताबिक क्या था कि एनर्जी ना एमिट होती है ना एब्जॉर्ब होती है कॉन्टिन्यूसली, बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली होती है इन द फॉर्म ऑफ किसके, फोटोन के। वो मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको। देन दूसरा कहा गया कि एनर्जी इसकी डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे। देन आखिर पे हमने बता दिया कि जो एमिट या एब्जॉर्ब होती है ना, वो फोटोन की फॉर्म में होती है और फोटोन की एनर्जी इस तरह लिखी जा सकती है। अब है बचा लो कुछ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी कि जो इसके अंदर यूज होने वाली चीजें हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो आगे डेरिवेशन के अंदर रिलेशंस आते हैं, वो सारे हमने इसमें देखने हैं। जैसे पहला वर्ड यूज हुआ है ना फ्रीक्वेंसी का, तो पहला पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं आपको पता है, नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स पास्ट पर यूनिट टाइम, या हम कह लें नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक, ऐसे लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी भी है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट से गुजर रही हैं पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक टाइम पर एक नोड से कितनी, यानी एक पॉइंट से कितनी जो है वो वेव्स गुजरती हैं, उसे उसकी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए इसकी जो है वो फार्मूले का। आपको पता है E इज इक्वल टू एच म्यू, और यहां से हमारे पास बन गया म्यू इज इक्वल टू E ओवर एच। तो एमसीक्यूज में ये बड़ा काम आएगा आपको। ये पहला रिलेशन बन गया, म्यू इज इक्वल टू E ओवर एच, एनर्जी ओवर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की रेशियो को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं जिसे, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद इसके आगे यूनिट्स, कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या हैं। दो यूनिट्स हैं, एक पुराने यूज होते हैं और एक नए यूज होते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं पहला यूनिट था साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड कह लो, या आप कहते हैं एच सी, हर्ट्ज। जो अब यूज होता है वो क्या यूज होता है, हर्ट्ज, एच जेड या जी। यहां से क्या आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एनर्जी। यहां से ये पता चलता है ना कि फ्रीक्वेंसी और ये एनर्जी एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टिव है ना। ये म्यू भी ऊपर लिखा हुआ है और ई भी ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए एच जो है वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसलिए हमने यहां से साबित कर लिया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी, सिंपल सी बात आपको पता चल गई कि ये एक पॉइंट है, इसमें से कितनी वेव्स गुजरती हैं, एक सेकंड में कितनी वेव्स उसमें से गुजरेंगी। 3 वेव्स गुजरेंगी तो हम कहेंगे 3 साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, 4 गुजरेंगे तो 4 साइकिल्स पर सेकंड, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा अगला पैरामीटर है वो है वेवलेंथ। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखना है कि पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे और उसके फौरन बाद हम लोग उसकी डेरिवेशन करके फिर यूनिट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि हमें इस बात को क्लैरिफाई करना है। लो, फ्रीक्वेंसी के बाद वेवलेंथ।
वेवलेंथ को किससे शो करते हैं आपको पता है, लैम्डा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। ओके, अब इस फ्रीक्वेंसी को अपना वेवलेंथ को पढ़ना है हमने। अब वेवलेंथ की डेफिनेशन सबको पता है, हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और troughs is called wavelength। या दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के दरमियान फासला भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। अब सुनिएगा, लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास कोई रेडिएशन है, ये लो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, कोई वेव्स है। अब आपको पता है ये ऊपर वाला क्रस्ट है और नीचे वाला ट्रफ है, ये आप कह लो ट्रफ है और ये आप कह लो क्रस्ट है। अब दो क्रस्ट कह लो, दो ट्रफ कह लो, ये एक क्रस्ट, ये दूसरा क्रस्ट, इसके दरमियानी फासले को हम लोग क्या कहते थे, वेवलेंथ। हम लोग क्या कहते थे, वेवलेंथ कहते हैं, सही। अब यहां पे बड़ी समझने वाली डेरिवेशन है जो देखनी है आप सबने। आपको पता है कि E इज इक्वल टू किसके बराबर है, H और म्यू के। अब यहाँ पे वेवलेंथ का नाम की चीज नहीं है, तो हम लोग अब इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कोई रिलेशन ढूंढ के इसके अंदर लगाने की कोशिश करने लगे। तो जरा सुनिएगा, आपने साथ देना मेरा। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पढ़ा हुआ है कि नहीं, तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का रिलेशन। जो इधर V है वो लाइट की बात हो रही है, तो जब लाइट की बात होगी तो ये क्या बनेगा, C स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, F फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं, म्यू से। अगर लाइट की हो तो उसे किससे लिखते हैं, म्यू से। और वेवलेंथ को हम लोग वेवलेंथ ही लिखते हैं, इसका कोई चेंज नहीं आता। यानी कि मैं इसे यूं लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, और यहां से म्यू की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूं, C ओवर लैम्डा बन गई, ये लैम्डा इधर आ गया, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन फाइंड किया है कि जो अपना फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, C ओवर लैम्डा के बराबर होती है। अब सुनिएगा, तो यहां लिखना है म्यू इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा, ये हमें पहले से ही क्या है, मालूम पड़ गया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम इधर लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू हम इधर लगा रहे हैं, तो ये बन गया E इज इक्वल टू H साथ में C ओवर लैम्डा, HC ओवर लैम्डा। तो इसे हम कह लेते हैं लेट, ये भी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर कह लें आप 2 बन गई, ठीक है, आगे भी यूज होनी है। अब अगली बात सुने, क्या मैं इसे फाइनल फॉर्म में ये लिख सकता हूं, लैम्डा इधर आया, ये आ गया, लैम्डा आ गया, ठीक है, लैम्डा इधर आ गया, और ये बन गया HC ओवर E, ठीक है जी। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। तीसरा, क्या मैं यहां पर एतराफ कर सकता हूं इस चीज का कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इनवर्सली, इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। वेवलेंथ एनर्जी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैं समझ आई, क्या समझ आई कि लैम्डा और एनर्जी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। यहां पे हमने कहा था ना कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और ये क्या निकले, इनवर्स निकले। तो ये थी वेवलेंथ। इसके जो यूनिट्स है वो यूनिट्स हम देख लेते हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं।
इसका यूनिट है, पहला यूनिट है पर मीटर, पर नैनोमीटर और पर एंगस्ट्रम। ठीक है, पिकोमीटर भी कर सकते हैं आप, पर पिकोमीटर, सॉरी इस सीधे ही आना है, पर नहीं आना। मीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर ये आते हैं। आपको पता है नैनो किसके बराबर है? 10⁻⁻⁹। एंगस्ट्रम किसके बराबर है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। और पिकोमीटर, पिकोमीटर नहीं सिर्फ पिको, ये पिको किसके बराबर है? 10⁻⁻12 के। सही है, तो मीटर तो उसका बेसिक हो गया ना यूनिट, इसीलिए नैनो 10⁻⁹ और एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और पिको किसके बराबर है? 10 की ताकत -12 के बराबर। ये थे इसके यूनिट्स। अब आखिरी है वो है वेव नंबर। वेव नंबर कहते हैं म्यू के ऊपर बार लगाओ, फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या लगाओ? बार लगाओ। तो इसे डिफाइन कैसे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ is called वेव नंबर। क्या मतलब? अब मतलब सुनिएगा, ये मैंने यूनिट लेंथ बना ली, ठीक है, ये मैंने कहा कि इतनी लेंथ। अब एक किस्म की वेव्स थी वो यूं चली, देखिएगा जिसका वेवलेंथ छोटा था इतनी, एक किस्म की वेव थी उसका वेवलेंथ बड़ा था वो इतनी आई। अब वेवलेंथ देखो, ये इतना वेवलेंथ, छोटा वेवलेंथ, और इसका वेवलेंथ काफी लेंथी है। अब यहां पे देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये इतने में कितनी आई है? 6। और ये इतने में कितनी आई? 1 और 2 कह लो, 2 भी पूरे नहीं तो हम कहते हैं चलो ये 2 आई। इसका मतलब जब वेवलेंथ छोटी होगी तो नंबर ऑफ वेव्स क्या आएगी? ज्यादा, और जब वेवलेंथ बड़ी होगी तो नंबर ऑफ वेव्स क्या आएगी? कम। तो हम कहते हैं इट इज equal to the inverse of wavelength। ये wavelength के फुल टाइम क्या होता है? इनवर्स। मतलब अगर मैं यूं कहना चाहूं कि इससे क्या एग्जैक्ट मुराद है, तो हम लोग कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 1/μ बार, या म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ये हमें रिलेशन पहले से ही पता चल चुका है, क्योंकि ये वेवलेंथ बढ़ती है तो ये कम होता है, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? उलट है। अच्छा, अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है? E इज इक्वल टू hc/λ, hc/λ। आप हजरात को पता है कि यहां पे लैम्डा किसके बराबर है? 1/λ किसके बराबर है? म्यू बार के बराबर है। 1/λ किसके बराबर है? म्यू बार के बराबर है। तो यहां से ये बन गया E इज इक्वल टू hc और साथ में क्या आ गया? म्यू बार, साथ में क्या आ गया? म्यू बार। तो क्या मैं यहां से नॉमिनेट कर सकता हूं कि एनर्जी, या ऐसे कह लो, अभी इसको क्लियर कर देते हैं, और लास्ट में यहां पे आप फाइनल इक्वेशन के बाद आप म्यू बार यहां से निकाल सकते हो। म्यू बार इधर गया, ये बन गया इज इक्वल टू E/hc। ये इन दोनों के दरमियान रेशो है, ठीक है। अभी मैं एक बात समझाने लगा हूं, देखिएगा कि वेवलेंथ और लैम्डा एक दूसरे के क्या इनवर्स है। वेव नंबर की वैल्यू है E/hc, और देखो लैम्डा की क्या है? hc/E। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है, मुखालिफ है, ठीक है।
अब जरा आखिरी बात सुनिए, जिसे हम एंड करते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास शुरू हो सके। क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे म्यू बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगी। ठीक है, अब इसका यूनिट सिंपल सी बात है कि वो वेवलेंथ का उलट ही होगा। अब खुद ही बताओ ना, 1/λ है तो 1/λ तो जितना भी होगा वो नीचे मीटर होगा तो ऊपर पर मीटर, नीचे पिकोमीटर होगा तो ऊपर क्या आगे पर पिकोमीटर, पर नैनोमीटर, पर एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये पर इसे लग जाते हैं क्योंकि ये 1/λ है और लैम्डा की जो भी लेंथ का यूनिट होता है ऊपर जाके क्या हो जाता है? माइनस में चला जाता है। सही है, तो इस तरह ये 3 थे पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 3 इसके पास्टुलेट्स और देन पैरामीटर्स इसके, जो हमने सारे डिटेल से देख लिए हैं। तो मैं दोबारा से बता देता हूं चीजें, देखिएगा। हमने 3 पैरामीटर पढ़े। पहली थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने कहा नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट पर यूनिट टाइम। एक गुजरेगी 1, 2 गुजरेगी 2, 1 सेकंड में 10 गुजरेगी, ज्यादा होगी। तो E इज इक्वल टू एच म्यू, क्योंकि ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हमने निकाला हुआ, एच प्लांक्स कांस्टेंट था। तो मैंने फ्रीक्वेंसी निकालना है, म्यू निकालना है। म्यू कहते हैं इसे या फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इधर रहेगी, बाकी उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आगे? एनर्जी के। फिर इसके यूनिट्स साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज आ गए। इसके बाद हमारे पास आई, कौन आई? वेवलेंथ आई। अब वेवलेंथ हमने कहा कि जो 2 कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वेवलेंथ कहते हैं। तो E इक्वल टू एच म्यू था, तो हमने म्यू में वेवलेंथ वाला फैक्टर लाना था। हमें पता है V इक्वल टू एफ लैम्डा, और V स्पीड ऑफ लाइट है इधर, और F फ्रीक्वेंसी है जो म्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और लैम्डा तो लैम्डा ही लिखते हैं। तो यहां से ये कन्वर्ट होकर क्या बन गया जी? म्यू इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा। तो म्यू की वैल्यू मैंने ये C ओवर लैम्डा इधर लगाई, तो ये बन गया HC ओवर लैम्डा। HC ओवर लैम्डा को हमने अरेंज किया, वेवलेंथ जिधर लेके E इधर ले आए, तो ये बन गया HC ओवर लैम्डा के दरमियान रेशियो, यानी कि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। यूनिट्स के आगे इसके मीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी आप कहें वो सारे लेंथ के यूनिट इसी के हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ म्यू बार के, म्यू के ऊपर बार है। हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स अपना पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ हमने डिसाइड की, इसके अंदर 6 वेव्स हैं, इसके अंदर 2 वेव्स है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी है। वेवलेंथ बड़ी होगी तो कम वेव्स आएंगी, वेवलेंथ छोटी होगी तो ज्यादा वेव्स आएंगी। इसका मतलब है ये वेवलेंथ और इसका रिलेशन कौन सा? इनवर्स। वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इनवर्स ऑफ वेवलेंथ के बराबर है, हो गया। अब इसका यूनिट क्या है? 1/λ में जब लैम्डा है नीचे मीटर है तो ऊपर जाके पर मीटर, ऊपर जाके पर नैनोमीटर, पर पिकोमीटर, पर एंगस्ट्रम आ गया। इक्वेशन नंबर 2 हमें पता है, ये हमने जो लिखी है यहाँ पे ड्राइव की HC ओवर लैम्डा, यहाँ पे C ओवर लैम्डा है ना, C ओवर लैम्डा, ये 1/λ किसके बराबर है? म्यू बार के। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया? म्यू बार। यहाँ से म्यू बार क्या होगा? HC इधर चला जाएगा, यानी कि म्यू बार इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? एनर्जी ऑफ फोटोन के। तो दीज वर 3 पैरामीटर्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर नंबर 5 का अनदर लेक्चर कंप्लीट हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।